हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेंस प्रैक्टिस श्रृंखला की ये तीसरी वीडियो है। ठीक है, पहले की जो दो वीडियो हमने दी हैं उनको आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो ये आपकी किस्मत है, और देख लेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बेफिक्र होकर रहिए। क्वेश्चन का जो भी तरीका होगा वो एक पैटर्न पर ही आधारित होगा। जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा, और उसको लिखना कैसा है और उसमें कैसे आप तारतम्यता को बरकरार रखेंगे, उन सब चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि नहीं खुद से दिमाग काम कर रहा है तो वीडियो देख के दिमाग को काम दो, क्योंकि अगर दिमाग को काम नहीं देंगे तो वो उल जलूल हरकतें में, मतलब उल जलूल काम में अपना अपना लगा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो देखो, प्रश्न देखो, और प्रश्न देखकर उसका उत्तर लिखने की कोशिश करो। ठीक है, ये काम आपके लिए आसान भी होगा। और दूसरी बात होगी, अगर आप ऐसे ही लिखते रहेंगे, अगर आप देख के हूबहू नहीं लिखना चाहते, अपने मन से लिखना चाहते, तो वीडियो सुन के आपको याद हो जाएगा और आप उसको फिर उसी हिसाब से सजा कर रख देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें, खाना बनाने को, खाना सबको आता है बनाना। ठीक है, कि किसी को ऐसा कोई ऐसा नहीं है जिसको खाना बनाना ना आए, लेकिन उसको परोसने में सबसे मतलब परीक्षा जब तभी होती है उसकी, जब खाना परोसने की बारी आती है, क्योंकि परोसने का जो सही तरीका है ना वो किसी को मालूम नहीं है। ठीक है, वो कुछ ही लोगों को आता है, तो उन्हीं कुछ में आपको शामिल होना है। इसीलिए आपको पता होगा कि भैया 3 लाख, या यूपीएससी में 8 लाख बच्चे बैठते हैं, यूपी पीसीएस में 7 लाख बैठेंगे, बीपीएससी में 6 लाख बैठेंगे या 3 लाख बैठेंगे। पास कितने होंगे भैया? यूपीएससी में पास होंगे इस बार तो 1105 सीट भरेंगे। यूपी पीसीएस में जो वैकेंसी आएगी उतनी सीट भरेंगे, और बीपीएससी में करीब 3 लाख बैठे थे ना, 3.5 लाख, तो नहीं 2 लाख कुछ बैठे थे, तो उनमें से कितनी सीट भरेंगे? तो 300 सीट भरेंगे। तो उन्हीं कुछ में आपको शामिल होना है। ठीक है, अगर ये सब रेशियो देखेंगे ना, तो ये सब रेशियो जो होगा बहुत 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 नीचे चला जाएगा, बैठने वाले और पास होने वाले का रेशियो जब मिलाया जाए तो। ठीक है, इसलिए बोलते हैं बार बार प्रैक्टिस करते रहो। अगर नहीं करोगे तो ये आपकी किस्मत है। आप क्या चाहते हैं जीवन में वो आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। फिलहाल हमारा जो काम है हम वो करेंगे। यहाँ पर एक जानकारी के लिए आपको बता दें, बीपीएससी 68 मेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है 1 मार्च से आपको। ठीक है, उसमें रोज़ 2 प्रश्न दिए जाएंगे, साथ में 3 वीकली साप्ताहिक में, सप्ताह में 3 एस्से के टॉपिक्स मिलेंगे आपको। आंसर का फॉर्मेट दिया जाएगा, पीडीएफ सॉल्यूशन, पीडीएफ मतलब लिख के वो आंसर बताएंगे, उसका मॉडल कैसे आपको लिखना है, क्या क्या लिखना है, कैसे आप शब्द सीमा को बरकरार रखेंगे, ये वगैरह वगैरह सब कुछ इसमें। ठीक है, साथ में क्या होगा, बीपीएससी के लिए ही बात करें तो 10 फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा उसी में, और 10 एस्से का टेस्ट होगा। ठीक है, 10 एस्से का टेस्ट मतलब हर एक टेस्ट में 3-3 एस्से आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, डीआई प्रैक्टिस उसमें चलती रहेगी, वीकली चलेगी वो। इसके साथ साथ आपको बता दें, हिंदी कंपलसरी जो पेपर होता है उसका उसका भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और इस ये सिर्फ बीपीएससी के लिए है, इसमें यूपीएससी के लिए भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, यूपी पीसीएस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए जो होगा उसका, उसमें जीएस 1, 2, 3, 4 एस्से। ठीक है, ये इतने सारे पेपर का उसमें टेस्ट रहेगा। ठीक है, और फीस कितनी भाई? फीस देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम तक मान्य रहेगी, 300 रुपये मात्र है। आप इससे आसानी से जुड़ सकते हैं ये। ठीक है, ये बहुत बड़ा और बहुत बड़ी रकम नहीं मांग रहे हैं भाई, किसी से किसी की ज़मीन ज़्यादा थोड़ी मांग रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। पेमेंट आप इस हिसाब से कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, जैसे भी आपको इच्छा लगे वैसे आप कर दीजिए, चाहे तो आप खुद दे सकते हैं ला के, लेकिन बहुत दूर है तो उतना खर्चा हो जाएगा आने जाने में। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पे, इसी पे भेज सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो भैया आप संपर्क कर सकते हैं, यही नंबर हमारा 78 27 50 65 30। ठीक है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चलते हैं
प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करते हुए स्पष्ट करना है कि यह किस प्रकार से भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। जीएस सेकंड पेपर का प्रश्न है और ये यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस तीनों में जीएस सेकंड पेपर का प्रश्न है। ठीक है, शुरुआत करेंगे तो भारतीय संविधान के मतलब राष्ट्रपति के परिचय से ही कि भारतीय संविधान भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में भारत के राज्य प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। शक्तियों की बात यहाँ पे करनी पड़ेगी हमको, क्योंकि प्रश्न में कुछ ऐसा ही पूछा गया है। कार्यकारी शक्तियां हैं, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य इन्हीं के नाम से होते हैं। आदेश अनुदेश वैध होने के लिए नियम बनाते हैं। ये केंद्र सरकार द्वारा सहज रूप से कार्य करने और मंत्रियों के बीच वितरित होने के लिए नियम बना सकते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। महान्यायवादी, कैग, सीईसी, अन्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य, राज्यपाल वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करते हैं। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आयोग की नियुक्ति, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति, केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन देखते हैं, खुद से देखें या फिर अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, फिर किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ये इनकी शक्ति है। कार्यकारी विधायी शक्ति क्या है? संसद की बैठक बुलाते हैं, स्थगित करते हैं, लोकसभा को विघटित भी कर सकते हैं। संसद के पहले अधिवेशन को संबोधित करना है, वो चाहे चुनाव के बाद वाला हो, चाहे नए वर्ष का पहला सत्र होगा। ठीक है, ध्यान रखना, संसद में लंबित विधेयक के लिए संसद को संदेश भेजने का काम, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो वरिष्ठ सदस्य की नियुक्ति करते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन यही करते हैं। ठीक है, चुनाव आयोग की सलाह पर सदस्यों की निरर्थता के प्रश्न पर निर्णय करते हैं। ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट सारे संसद के पारित विधेयक पर स्वीकृति या स्वीकृति दे सकते हैं या फिर उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला धन विधेयक से संबंधित नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना ये भी। संसद के सत्रावसान की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कैग, यूपीएससी, वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। वित्तीय शक्ति क्या है? धन विधेयक पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखवाने का काम है। अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं हो सकती है। भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था करना इन्हीं का काम है। राज्य केंद्र के मध्य राजस्व बंटवारे हेतु वित्त आयोग का गठन यही करते हैं। न्यायिक शक्ति की बात करें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों के उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का काम है। दंड में क्षमादान, प्राणदंड स्थगित, राहत और माफ़ी प्रदान करना इन्हीं का काम है। ठीक है, और फिर बात करें कूटनीतिक शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते इन्हीं के नाम से होते हैं। वैश्विक पटल पर भारत का प्रतिनिधि होता है राष्ट्रपति भारत का। ठीक है, सैन्य शक्ति इनकी सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति और युद्ध समाप्ति की घोषणा करने का काम इन्हीं का है। वो अलग बात है कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर होता है। ठीक है, एकता और अखंडता के प्रतीक में देखें तो भैया निर्वाचन की विधि इनकी जो है अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य द्वारा निर्वाचन होता है। शर्त होती है इनकी संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार का निर्वहन करते हैं, जो कि पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। शक्तियों की बात करें, देश के लिए आदेश अनुदेश वैध करने के लिए वही सब चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। संसद के सत्रावसान की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। भारत की आकस्मिक निधि से अदृश्य व्यय के लिए अग्रिम भुगतान निकाल सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते इन्हीं के नाम से होते हैं। वैश्विक स्तर पर भारत के प्रमुख होते हैं ये, और युद्ध समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है, जो कि देश की एकता और अखंडता का परिचायक होता है। तो ये आपका निष्कर्ष भी हो गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें जो आपको उत्तर मिल रहा है कहीं भी इधर उधर कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा है, सटीक सा है। इसमें एक समस्या हो सकती है आपको शब्द सीमा को लेकर। यूपीएससी, यूपीपीसीएस के लिए 250-150 शब्द लिखने होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, पॉइंट्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी के लिए 400 शब्द लिखना है, तो आपको ये कंटेंट पूरा लिख देना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, फिर ये भी राष्ट्रपति से ही संबंधित प्रश्न है। औपचारिक प्रमुख होने के बावजूद भारतीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी संवैधानिक स्थितियों का उल्लेख करना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, पहले परिचय दे देते हैं। भारत का राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक होने के साथ साथ संपूर्ण भारत का निर्वाचित प्रतिनिधि भी होता है, जो कि देश का प्रथम नागरिक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। चूंकि भारत की शासन प्रणाली संसदीय स्वरूप की है, तो इसलिए राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होता है, क्योंकि मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में कहा जाए, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की होती है। वह राष्ट्र प्रमुख होता है, लेकिन कार्यकारी प्रमुख
नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, वो प्रशासन में औपचारिक रूप से शामिल होता है, लेकिन वह मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है। भारतीय राष्ट्रपति संविधान की स्थिति की बात करें तो अनुच्छेद देखिए 53, 74, 75 से लगाया जा सकता है। जैसे देख लेंगे भाई, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होने के नाते इसका प्रयोग स्वयं द्वारा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसकी सलाह से ही वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अनुच्छेद 74 के तहत है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 के तहत है। ठीक है, अब बात करें राष्ट्रपति के संवैधानिक पास जो है संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता न होकर परिस्थितीय विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सहायता से करने के लिए है, प्रावधानित है। तो स्पष्ट कैसे है, कहाँ कहाँ है, ये भी ध्यान रखना है। तो स्पष्ट बहुमत ना हो या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। सदन में विश्वास मत सिद्ध न होने पर मंत्रिमंडल का विघटन कर सकते हैं। बहुमत खोने पर लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, साथ ही राष्ट्रपति को कई विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार है, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा बाध्यकारी भी बनाया गया। हालांकि गरिमा में पद और सम्मान की वजह से पुनर्विचार के लिए भेजे जाने का भी विशेष महत्व है। जैसे कि 1977 की सिफारिश को ध्यान रखना, सिफारिश को डॉक्टर के.आर. नारायणन द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजे जाने के बाद सरकार ने उत्तर प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लगाने के निर्णय को वापस ले लिया तथा कल्याण सिंह की सरकार उस समय बच गई थी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। संवैधानिक स्थिति की अब बात कर लें, ये एग्जाम्पल दे देंगे थोड़ा और मजा आ जाएगा, नंबर आपको 1 नंबर मिल ही जाएगा, आधा 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, संवैधानिक स्थिति क्या है भाई, कार्यकारी प्रधान होते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति निहित होती है, वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं में अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करते हैं। सहायता सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। परिस्थिति विवेक स्वतंत्रताएं होती हैं। अब परिस्थिति विवेक स्वतंत्रताएं वही चीज़ें, फिर लोकसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत ना हो, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, स्पष्ट उत्तरदायी ना हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। सदन में विश्वास मत सिद्ध ना हो तो विघटन कर सकते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा बहुमत खोने पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इन कथनों से हम देख सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास संवैधानिक रूप से वास्तविक ताकत न होने के बाद भी राष्ट्रपति का पद गरिमामय और भारतीय शासन प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इस प्रकार से एक प्रश्न ये भी आपका तैयार हो गया। अगर आप लिखना चाहेंगे तो अच्छे से लिखेंगे, नहीं तो फिर बाकी आप राम भरोसे बैठे रहते हैं। ठीक है, तो भगवान भरोसे आप बैठे हो तो बात अलग है, लेकिन ध्यान रखना भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, ये भी कार्यपालिका के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करते हुए भारत की संसदीय कार्यपालिका अमेरिका की अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की तुलना करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना भाई, देखो ये भी जीएस सेकंड पेपर का प्रश्न है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएस, चाहे फिर दे रहे हैं बीपीएससी का। ठीक है, तो इसमें क्या करना भाई, अब देखो कार्यपालिका के प्रमुख प्रकार बताने। पहली बात तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग होती है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। कार्यपालिका का नाम अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न होता है, कहीं पर राष्ट्रपति तो कहीं पर चांसलर। ध्यान रख, हो गया। चलो आगे देखें, कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री के साथ पूरा प्रशासनिक ढांचा शामिल होता है। ध्यान रखना, जिसमें सरकार के प्रधान और मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका और रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी कार्यपालिका को स्थायी कार्यपालिका कहते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका के प्रकार की बात करें तो सामूहिकता के आधार पर कार्यपालिका को 2 भागों में बांटते हैं, एक सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। सामूहिक नेतृत्व की बात करें तो इसमें संसदीय प्रणाली, जैसे सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, जो कि विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है और साथ ही विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होता है। देश के प्रमुख के रूप में राजा या राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, जो कि क्रमशः संवैधानिक राजतंत्र या संसदीय गणतंत्र होता है। हालांकि दोनों ही औपचारिक शासन प्रमुख होते हैं। एक है अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली। कैसी है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। अब एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित जैसे जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, उसमें क्या करना कि उसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होने के साथ साथ सरकार का भी प्रमुख होता है। यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है और वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। भारत की संसदीय और अमेरिका की अध्यक्षीय शासन प्रणाली की अब तुलना कर लेते हैं। हमने कार्यपालिका के प्रकार बताए हैं अभी तक। ठीक है, अब देखें भारत की संसदीय प्रणाली कैसी भाई।
भारतीय संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील हो और उत्तरदायी भी। एक ऐसी सरकार का निर्माण करना चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लग जाए। संसदीय कार्यपालिका में ऐसी अनेक प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधि के प्रति उत्तरदायी व नियंत्रित होगी। इसे मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं भैया, क्योंकि इसमें संसद जो होती है विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है और जवाबदेह होती है। इसमें कार्यपालिका अस्तित्व विधायिका में उसकी कार्यपालिका का जो अस्तित्व होता है ना, वो विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति तक ही बना रहता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है आपको, ठीक है। स्टेटमेंट के रूप में प्री वाले पेपर में पूछा जाए तो आपको बता देना होगा। अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहते हैं, जिसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसमें राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है, सत्ता केंद्रीकृत होती, राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपने मंत्रियों का चुनाव में स्वतंत्र होता भी तथा व्यवस्थापिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए प्रमुख रूप से कार्यपालिका एक जिम्मेदार संस्था है जो राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया आज के इस वीडियो का। अभी और भी प्रश्न है, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए है, ठीक है। जीएस का पहला पेपर है, क्योंकि बीपीएससी बात नहीं करेंगे, वहाँ पे जीएस फर्स्ट है, लेकिन उसके फर्स्ट पेपर में विश्व के इतिहास का कोई जिक्र नहीं है सिलेबस में, ठीक है। तो ये यूपीएससी और यूपीपीएससी से संबंधित प्रश्न है। क्या है? तुर्की पुनर्जागरण में कमाल पाशा द्वारा किए गए भिन्न भिन्न उपायों की चर्चा कीजिए। तो शुरुआत कर देते हैं भाई। देखो, मुस्तफ़ा कमाल पाशा को तुर्की राष्ट्र के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था, जिसने अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा और आधुनिक राजनीतिक सुधारों के माध्यम से पश्चिमी देशों के प्रत्यक्ष शासन से तुर्की की स्वतंत्रता को बनाए रखा था, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई तो उसके चलते सेब्रेस की संधि के लिए मजबूर किया गया किसको? तुर्की को। लेकिन कमाल पाशा ने इसका कड़ा विरोध किया। इसके खिलाफ इसने मजबूत जनमत एकत्र किया और मित्र राष्ट्रों को तुर्की के साथ लुसाने की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश ही नहीं किया, बल्कि उसने उन स्थानों को प्राप्त किया जो पहले सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। किसको? तुर्की को पहले सौंपने के लिए मजबूर किया था, लेकिन उसने उसको प्राप्त कर लिया, ठीक है। मित्र राष्ट्रों ने युद्ध क्षतिपूर्ति का दावा त्याग सेना पर से प्रतिबंध हटा लिया। कमाल पाशा ने एक राष्ट्रीय सभा का आयोजन कर अनातोलिया में अंकारा को अपनी राजधानी के साथ एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया तथा तुर्की गणराज्य का राष्ट्रपति बन गया। इस प्रकार से कमाल पाशा ने तुर्की को पश्चिमी सभ्यता पर आधारित एक मजबूत और आधुनिक राज्य में बदल दिया। पुनर्निर्माण के इनके 6 सिद्धांत थे, तो उन 6 सिद्धांतों का ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? एक तो है गणतंत्रवाद। क्या होता है? ऑटोमन साम्राज्य की, देखो साम्राज्य की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा ध्यान रखना, कि पूर्व राजशाही को कानून के शासन के साथ बदल दिया गया। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद तुर्की को राष्ट्रीय जातीय भाषाई समूह के रूप में संगठित किया गया, ठीक है। फिर समानता की बात की इन्होंने। प्राथमिक विद्यालय से लेकर स्नातक उत्तर स्तर तक निःशुल्क सह शैक्षिक धर्मनिरपेक्ष बनाया गया तथा प्राथमिक विद्यालय को अनिवार्य कर दिया गया। नियंत्रित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई यहाँ पे। फिर धर्मनिरपेक्षता की भी बात हुई है, जैसे भाई सरकार और धर्म का पूर्ण अलगाव था। शैक्षणिक संस्थान और सेना भी राजनीति से अलग हो गए। धार्मिक स्कूलों को बंद कर दिया गया तथा धर्म व्यक्तिगत विवेक का विषय बन गया था। ये किसका देन है? कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा की देन है, ठीक है। फिर सुधारवाद को अपनाया इन्होंने। सुधारवाद कैसा कि उन्होंने विवाह और पारिवारिक संबंध जैसे बहुविवाह, तलाक, हिरासत, विरासत, इस सब में महिलाओं के लिए समान अधिकार में सुधार किया गया, इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब हम बात कर सकते हैं, निष्कर्ष भी दे सकते हैं। निष्कर्षतः तुर्की को पहला मुस्लिम देश माना जा सकता है जिसे धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, और कमाल पाशा को राष्ट्रपिता के रूप में याद किया जाता है आज भी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गए सारे के सारे प्रश्न आपके। अभी एक और निबंध होगा इसमें, नहीं अभी निबंध नहीं, अभी एक और प्रश्न है। भारत में चीनी उद्योग में निहित समस्याओं का वर्णन करते हुए सरकार द्वारा समर्थित उपायों का वर्णन करना है। ये यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी सबके लिए है, तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है और ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न, तो आपको ध्यान रखना है हर तरीके से। बीपीएससी के
सेकंड पेपर में आ जाएगा, ठीक है। यूपीएससी यूपीपीएससी में भी पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं। चीनी उद्योग क्या है? एक कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग जो 50 मिलियन गन्ना किसानों और चीनी मिलों में सीधे कार्यरत 5 लाख श्रमिकों की ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करता है। यह कपास के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। अब भारत में गन्ना उद्योग से संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं ये हमको देखने हैं। जैसे अनिश्चित उत्पादन निर्गत है। गन्ने को कई अन्य खाद्य और नकदी फसलों जैसे कपास, तिलहन, चावल इत्यादि से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इससे कि मिलों को गन्ने की आपूर्ति प्रभावित होती है और चीनी का उत्पादन भी साल दर साल बदलता रहता है, जिससे कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। कम कीमतों के कारण अतिरिक्त उत्पादन के समय में चीनी मिलों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा क्या है? गन्ने की कम उपज है। दुनिया के कुछ प्रमुख गन्ना उत्पादक देशों की तुलना में भारत में प्रति हेक्टेयर उपज बेहद कम है। लघु पेराई अवधि है भारत में। तो चीनी उत्पादन एक मौसमी उद्योग है जिसमें एक वर्ष में सामान्य रूप से 4 से 7 महीना की छोटी पेराई अवधि होती है, जो कि श्रमिकों के वित्तीय नुकसान और मौसमी रोजगार के साथ चीनी मिलों के पूर्ण उपयोग न होने का कारण बनता है। फिर चीनी का कम रिकवरी दर होता है। भारत में गन्ने से चीनी की औसत रिकवरी दर 10% से कम है, जो अन्य प्रमुख चीनी उत्पादक देशों की तुलना में काफ़ी कम होती है। उत्पादन की उच्च लागत होती भाई। गन्ने की उच्च लागत, अकुशल तकनीक, उत्पादन की अनौपचारिक प्रक्रिया और भारी उत्पाद शुल्क के कारण विनिर्माण की लागत बढ़ जाती है। आगे है पॉइंट चीनी मिलों का आकार। भारत में अधिकांश चीनी मिलें छोटे आकार की हैं, जिनकी पेराई क्षमता होती है 1000 से 1500 टन प्रतिदिन की, जिससे यह उचित लाभ उठाने में विफल रहती हैं। अब सरकार ने कुछ पहलें की है भाई, वो भी बताना पड़ेगा। मुद्दे तो बता दिए, अब सरकार की क्या पहल है। तो सरकार द्वारा की गई पहले में सबसे पहले इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन, ठीक है। बिहार में भी आप देख सकते हैं, बिहार में भी बहुत सारा काम हो रहा है इससे संबंधित, है ना। तो सरकार ने चीनी मिलों को चीनी को इथेनॉल में बदलने और अधिशेष चीनी का निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित किया है, ताकि मिलों के परिचालन जारी रखने के लिए उनकी बेहतर वित्तीय स्थिति हो सके। इसके अलावा तेजी से भुगतान, कम कार्यशक्ति पूंजी आवश्यकताओं, मिलों में अतिरिक्त चीनी की कमी के कारण कम नकदी ब्लॉकचेन के कारण चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। उचित और लाभकारी मूल्य, ये भी सरकारी पहल है। तो यह वह न्यूनतम मूल्य होता है जो चीनी मिलों को गन्ना किसानों को गन्ने की खरीद के लिए चुकानी पड़ती है, जिसे कृषि लागत मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद निर्धारित किया जाता है, ठीक है। राज्य की सलाह का महत्व इसमें है। तो हालांकि केंद्र सरकार ही उचित और लाभकारी मूल्य का निर्धारण करती, लेकिन राज्य सरकारें एक राज्य सलाहकारी मूल्य भी निर्धारित कर सकती, ठीक है। अब इसमें रंगराजन समिति की सिफारिशें भी 2012 में आई थी। तो चीनी के निर्यात और आयात पर मात्रात्मक नियंत्रण को समाप्त करने के लिए इन्हें उचित टैरिफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। ये आप बता सकते हैं आगे की राह के रूप में, ठीक है। फिर उप उत्पादों की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और कीमतें बाजार निर्धारित होनी चाहिए। मिलों को खोई से उत्पन्न खोई जानते हैं ना, खोई होती है एक, ठीक है, खोइया जिसको बोलते हैं गंवई भाषा में हम सबके यहाँ। मिलों को खोई से उत्पन्न विद्युत का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए राज्यों को नीतिगत सुधार भी करना चाहिए। निष्कर्षता, अब निष्कर्ष पे आ जाएंगे। तो निष्कर्षता हम कह सकते हैं सरकार को विभिन्न प्रस्तावों पर काम करने की आवश्यकता है, ताकि समर्थित रूप से भारत चीनी की मातृभूमि के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे तो आपको नंबर अच्छा खासा मिल ही जाएगा, ठीक है। बाकी एक निबंध भी है, निबंध हमने दिया था और आप लोगों ने लिखा नहीं। फिलहाल हम आज इसको बता भी देंगे, ठीक है, कैसे क्या है इसमें। ये करीब 1000 वर्ड में है, ध्यान रखना। निबंध था, बुलेट से ज़्यादा बैलेट पेपर ताकतवर होता है। ये आपका निबंध है, ठीक है। ये लोकतंत्र और चुनाव से संबंधित मुद्दा है और अब्राहम लिंकन का कथन है ये, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। उपरोक्त कथन अब्राहम लिंकन से संबंधित है, जिसमें बैलेट पेपर को अत्यधिक ताकतवर बताया गया, क्योंकि यह किसी भी लोकतंत्र की मजबूती का आधार होता है जो उस देश के निष्पक्ष रूप से कराए गए चुनाव होते हैं। भारत के साथ ही विश्व के कई देशों ने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है, जिसमें भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसमें सभी धर्म और जाति को बराबर का दर्जा प्राप्त होता है तथा यह संविधान के आधार पर चलती है। इसमें निष्पक्ष आधार पर चुनाव का आयोजन कराने के लिए एक चुनाव आयोग का भी गठन किया जाता है, जिसके आधार पर राजनेता का चयन होता है, जिससे यह उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक उम्मीदवार निष्पक्ष आधार पर सभी जाति धर्म को एक मानते हुए चुनाव लड़े, जो कि लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा, ठीक है।
आगे देखें, भारतीय लोकतंत्र जो कि विभिन्न धर्म, जाति, भाषा का समन्वय है, ऐसे में लोकतंत्र और मजबूत हो जाता है जिसमें निष्पक्ष चुनाव हो और जातियों का ध्रुवीकरण न हो। लेकिन वर्तमान चुनाव प्रणाली में काफ़ी बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसमें राजनीति के साथ जातियों का ध्रुवीकरण देखा जा रहा है, जो कि टिकट के बंटवारे से लेकर मतदान तक जाति का प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय समाज, जहां शादी विवाह आज भी जाति आधार पर ही होता है, में मतलब भारतीय समाज में आज भी जाति आधारित सवाल बना हुआ है, जिसमें दोस्ती करते समय भी इन सवालों का ध्यान रहता है या रखना पड़ता है। ठीक है, जब नेता को टिकट बांटा जाता है तो वह जाति और परिवार के बारे में काफ़ी सोचते हैं, अतः उनकी तरफ से जाति की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे जो एरिया, जैसे जिस जात, बिरादरी या धर्म के बाहुल वाला एरिया होता है ना, उसी जाति या धर्म के लोगों को टिकट दिया जाता है। ठीक है, अभी भी ऐसा चल रहा है। लेकिन अभी भी क्या है कि भाई शिक्षा का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो शिक्षा का लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, लोगों की ये मानसिकता भी समाप्त हो रही है। ठीक है, तो अब आगे देख लेंगे। भारत में आज भी जाति आधारित भेदभाव राजनीतिक परिदृश्य को बाधा पहुंचा रहा है। अभी भी किसी व्यक्ति की जाति उसके सामाजिक संबंध, उसे प्राप्त अवसरों, उसके उत्पीड़न, उसके प्रति व्यवहारिक असमानता का आधार बनी हुई है। साथ ही स्वतंत्र भारत में जिस न्याय की कल्पना की गई थी वह अभी तक नहीं हो पाई है या हो सकी, अभी नहीं हो सकी है। हालांकि भारतीय लोकतंत्र में लोगों के विचारों में काफ़ी परिवर्तन भी आया है। जाति आधारित क्यों आया? क्योंकि शिक्षा का लेवल बढ़ा है। ठीक है, जाति आधारित चुनाव प्रणाली को काफ़ी आघात पहुंचा है इससे, और जिस प्रकार से काफ़ी राजनीतिक दल दलित आधारित राजनीति करते थे, उन लोगों को काफ़ी चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा का लेवल बढ़ रहा है ना, बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही लोगों की सोचने की स्थिति में भी परिवर्तन आने लगा है, या स्थिति कहें, शक्ति कहें। वर्तमान में काफ़ी लोग अब जाति आधारित राजनीति को न देखकर शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं और इसी आधार पर चुनाव भी कर रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि पिछले 70 वर्षों से राजनीतिक दल सिर्फ जाति आधारित वोटों का ध्रुवीकरण करके सत्ता हासिल करने का प्रयास करते रहे, और उन्होंने कमी कभी भी सत्ता हासिल करने के बाद जिस जाति के आधार पर सत्ता में आए, उनका कभी भी उत्थान करने के बारे में नहीं सोचा। ठीक है, वर्तमान में भी काफ़ी जातिगत समुदाय ऐसे हैं जिनका अभी तक भी अच्छे से विकास नहीं हो पाया। यह समुदाय आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है। इसलिए अब लोग जाति आधारित चुनाव प्रणाली को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि विकास के आधार पर राजनीतिक दल का चुनाव कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए यह अति आवश्यक हो जाता है कि उस लोकतंत्र में चुनाव धर्म, जाति आधार पर न होकर सिर्फ विकास के आधार पर हो, तथा सभी समुदाय के लोगों के हितों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि जाति आधारित चुनाव समाज में हिंसा और भेदभाव को जन्म देते हैं। अतः लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। उनको भी यह देखने की आवश्यकता है कि हमें अपना नेता ऐसा चुनना चाहिए जो जात पात में रुचि ना रखता हो, बल्कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास पर ज़्यादा ध्यान दे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे एक पैराग्राफ जोड़ सकते हैं आप यहीं पे इसमें, उसके बाद ये वाला लाइन आएगा कि जब स्वस्थ लोकतंत्र होगा, स्वस्थ समाज बनेगा। स्वस्थ समाज बनेगा तो भैया देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता बरकरार रहेगी, है ना। ये सारी चीज़ें आप इसमें जोड़ सकते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा करके जोड़ दीजिए आप अपनी तरफ से। ठीक है, फिर लोकतंत्र में, उसके बाद आप लिख दें, लोकतंत्र में राजनीति का जो ध्रुवीकरण जाति आधारित हो रहा है, उसको लोकतंत्र में रहने वाली जनता ही कम कर सकती है। ये आप एक निष्कर्ष के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये उपसंहार के रूप में दे सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका निबंध पूरा हो जाएगा। ठीक है, करीब 1000 वर्ड है ये। आप ऐसे लग रहा होगा कम है पेज, यही इतना आपका 100 वर्ड से ज़्यादा है, और ये जो एक पेज में है ये करीब 450 वर्ड का है। ठीक है, एक ही पेज में, और जो दूसरा पेज है उसमें भी करीब 400 वर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा आपका हिस्से है। ये आप पूरा का पूरा हिस्से आप कंप्लीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो मन करे वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिख नहीं रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और याद रखिए, नहीं लिखने का खामियाजा आपको मेंस के एग्ज़ाम में भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, मान लीजिए पीटी हो गया तो क्या करेंगे आप? 48 दिन में, 40 दिन में क्या कर लेंगे? कौन सा तीर मारने वाले हैं एक्स्ट्रा? नहीं मार पाएंगे, ये हम बता दे रहे हैं आपको अभी से। ठीक है, अब वो 67 का मेंस नहीं है, अब 68 का मेंस है, और जिसमें आपको नए सिरे से पूछा जाएगा आपसे प्रश्न।
वो अच्छे तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा, वो लेवल वाला प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आपको समझ में भी नहीं आएगा शुरू कहाँ से करें और अंत कहाँ पे करें। ठीक है, तो अभी से शुरू कर दो लिखना। बाकी बात कर ले तो क्लास मेंस की चल रही है, 25 तारीख से स्टार्ट हो रही है और ये प्रॉपर वे में चलेगी। ठीक है, इसमें 200 घंटे की क्लास देंगे, टोटल 200 घंटे की क्लास देंगे और इस 200 घंटे में बीपीएससी 68 मेंस कवर करेंगे, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर और एसए का पेपर। ठीक है, इतना हम कवर करेंगे और 69 का भी मेंस चलेगा, लेकिन वो 68 के बाद मतलब 69 के मेंस तक वो चलता रहेगा बराबर से। ठीक है, उसके लिए कोई पाबंदी वाबंदी नहीं है, लेकिन 68 सिर्फ 200 घंटे की क्लास होगी इसमें। इसमें ऑनलाइन क्लास रहेगा, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा आपको। ठीक है, इसके साथ साथ आपको भैया कंप्लीट जीएस, मतलब इसमें 40 टॉपिक आपको एसए के दिए जाएंगे बम्पर तरीके से, जो अच्छी खासी स्थिति में हो। उसके साथ साथ आंसर प्रैक्टिस भी होगा, जिसका फॉर्मेट आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, क्या करना है, क्या कमी है, क्या सुधार करना चाहिए, कैसा लिखा है आपने, और क्या चीज़ें जोड़ सकते थे, क्या आप कम कर सकते थे, ये सारी चीज़ें इसमें हम बताएंगे। साथ में आंसर प्रैक्टिस के साथ साथ एस्से की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, आपकी और वो टेस्ट जो प्रैक्टिस वाले में, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वाले में टेस्ट है ना 10-10, वो टेस्ट भी आपको इसी में इंक्लूड मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, फैसिलिटी आपकी ये है आपके लिए। और इसकी जो फीस है ये है टोटल है 3,999 रुपये। ठीक है, तो ये सारी जानकारी होगी। अब 69 बीपीएससी की बात करें, पीटी की, तो इसमें ऑनलाइन क्लास देंगे। पहली बात तो बता दें भैया, एनसीईआरटी बेस्ड होगी पूरी क्लास। इसमें एनआईओएस का कंटेंट भी रहेगा शामिल, सीसीईआरटी भी शामिल होगा, सीसीईआरटी भी देखेंगे इसी में। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें देखेंगे। एनसीईआरटी तो रहेगी ही, करंट अफेयर भी आपका होगा, टेस्ट पीटी का टेस्ट होता है वो होगा, मेंस की प्रैक्टिस होगी वो भी होगी, और एसए का भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। ऑनलाइन क्लास रहेगा, पीटी टेस्ट होगा, मेंस प्रैक्टिस होगा, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। नोट्स आपको बनवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके नोट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो इनकी फ़ीस है 1699 रुपये मात्र। ठीक है, इतनी कम फीस में इतना सब कुछ मिलेगा, जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते आप लोग कि सही में इतना हो सकता है। अब वो कंटेंट जो दिए जाएंगे वो परफेक्ट होंगे, जो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के या फिर कहें नए पैटर्न के हिसाब से ही रहेंगे। पैटर्न चाहे जैसा रहे, एग्ज़ाम में आपको उतने प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे, हर हालत में मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी चीज़ है यूपी पीसीएस के लिए भी भाई, यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए भी क्लास है, ऑनलाइन क्लास, वही सारी चीज़ें, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, एनआईओएस आपको देंगे, सीसीईआरटी भी करवाएंगे उसी में। ठीक है, और साथ में टेस्ट भी रहेगा, मेंस प्रैक्टिस भी रहेगा, एसए का, जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का, ये सारा प्रैक्टिस इसमें होगा। फॉर्मेट आपको दिया जाएगा, मॉडल आंसर दिया जाएगा, जैसा जैसा होगा सब कुछ इसमें शामिल रहेगा आपके। और इसकी जो फीस रहेगी वो है 1999, मतलब 2000 रुपये समझ लो। ठीक है, 1 रुपया वो कम कर दिए हैं थोड़ा सा। ठीक है, वो चाय पानी बच जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी फीस है। इसमें भी वही पैटर्न को ध्यान में रखा जाएगा, सिलेबस आपका क्या है वो ध्यान में रखा जाएगा। इतनी सारी चीज़ों को शामिल करते हुए, इतना सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको आपकी तैयारी करवाई जाएगी, वो परफेक्ट वे में करवाई जाएगी। और इस तरीके से होगी कि एग्ज़ाम देने के बाद आपको ये ना लगे या ये संदेह ना रहे कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट तरीके की तैयारी रहेगी, तो आपको ये भी रहेगा कि भाई आप पेपर दे के निकलेंगे ही, तो आपको लग जाएगा अब हमारा हो गया इसमें, तो आप आके अपना डट कर मेंस की तैयारी करने लगेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। एनसीईआरटी क्लास भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास भी स्टार्ट करेंगे और ये 6 से 12 तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। इसमें नोट्स भी बनवाएंगे पूरा पूरा प्रॉपर वे में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, इसी में सब कुछ चलता रहेगा बराबर से। ठीक है, फीस सबकी पता है, पेमेंट आप इस तरीके से कर सकते हैं, फ़ोनपे पे और गूगल पे, पेटीएम, एटीएम, जो कुछ होता है सब पे। ठीक है, इसी एक ही नंबर पे 78 27 50 65 30 पर कर सकते हैं। अधिक जानकारी लेनी भैया
बहुत लोगों को होती है ना, बहुत सारी जानकारी चाहिए होती है, किसी को उसको वो सब कुछ देखने के बाद भी फिर से पूछते क्या सही है, ऐसा भी पूछते। तो ये आप नंबर हमारा है, इसी नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसी नंबर पे, इसी नंबर पर हमारा व्हाट्सएप भी चलता है, इसी नंबर पर टेलीग्राम भी चलता है, इसी नंबर पर फ़ोन पर बात भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सब कुछ इसी नंबर पे है, तो आप जो ऐसे आपको सुविधा लगे वैसे आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, ये जो क्लास है ना, वो तो सिर्फ भैया हिंदी मीडियम में ही चलाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी हमको आती बहुत कम है। लेकिन जो आंसर प्रैक्टिस है वो आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में चलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। और अगली वीडियो जो होगी प्रैक्टिस की चौथी वीडियो के साथ नहीं मिलेंगे, और जल्द ही एक वीडियो इकोनॉमिक्स पे बनाएंगे। अभी जैसे पॉलिटी का बनाया वैसे हिस्ट्री का भी बना दिए हैं, एंशियंट हिस्ट्री का, या फिर अब करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री बनाएंगे। तो एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंटेंट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आप लोग बस पढ़ते रहें, अच्छे से मस्त होके पढ़ें, जिसमें आपका बेनिफिट हो, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।